ये फैमिली के सेकंड यंग मास्टर और सेकंड मैडम की जो मरने की खबर है वो आग की तरह ये चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी जिस डीमन मच्छर ने उन दोनों को मारा होता है उस डीमन मच्छर के वांटेड के पोस्टर वहाँ पर लगा दिए होते हैं। और उसी पोस्टर को देखते हुए कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि वो डीमन सप्रेशन डिवीजन में शामिल हो चुका है। और जब वो डीमन मच्छर सेकंड मैडम और सेकंड यंग मास्टर को मार रहा था तब हमारा जो मेन कैरेक्टर वो डीमन सप्रेशन डिवीजन के एक मिशन पर गया था जिसके वजह से वो बाल बाल बचा है। लेकिन आखिर किसने सोचा होगा कि ये फैमिली का जो नाजायज औलाद है वो डीमन सप्रेशन डिवीजन में शामिल होते हुए ऊंचे पद पर जाएगा। बस बात इतनी से नहीं है, जो फैमिली की यंग लेडी है उसने भी पब्लिकली उसे मास्टर कहा है। और उन सारे लोगों के बातें जो इंशे वो सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद जो इंशे वो किताब के ऊपर लिखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपके फैमिली में जो मरे हैं उनके जो रूमर्स है वो पूरी सिटी के अंदर फैल चुके हैं। लेकिन हमारी इंशु यूं ही ये सारी बातें उस किताब के ऊपर नहीं लिख रहे होते। उसने एक नए स्पेल को अनलॉक किया होता है जिसका क्या नाम कैलीग्राफी वीरटाउसो होता है। इस स्पेल की मदद से हमारा जो मेन कैरेक्टर और उसके जो डिसाइपल है वो आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ये बिल्कुल मॉडर्न जमाने के जो हम चैटिंग करते हैं उसी तरह होता है। और दूर कहीं पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से पेड़ पर बैठा होता है और हमारी इंशी की लिखी हुई बातों को पढ़ने के बाद उसे रिप्लाई करता है कि उन सारे लोगों को इग्नोर कर और जो मैंने डीमन केव के अंदर से जो स्पिरिट बाम्बूस तुम्हारे लिए लेकर आया था क्या वो तुम्हारे लिए काफी है। ये देखने के बाद यूइंशी वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को रिप्लाई देते हुए उससे कहती है कि स्पिरिट बाम्बू के बने हुए पेपर के ऊपर लिखना काफी ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन मैं अपनी स्किल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो यूजुअल प्रैक्टिस करती हूँ वो मेरे ऊपर किसी भी तरह के इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। और मैं जो चिकन डक और जो फिश की इमेजेस मेरे स्क्रोल के ऊपर बनाती हूँ उससे मेरे स्किल के अंदर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हमारे मेन कैरेक्टर जब वो सब पढ़ रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जो डिसाइपल है लियुंशु उसे ह्यूमन और ड्यूमन बॉडी के मूवमेंट के बारे में स्क्रोल के ऊपर लिखना चाहिए। और तुम्हारा जो पहले डिसाइपल है किंग फंग उसे कुकिंग करने के लिए जो फायर बेस्ड स्पेल है वो सिखा दो। अब तुम्हारे डिसाइपल को थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है, जो एक्सपीरियंस है वही अब तुम्हारे डिसाइपल को आगे बढ़ा सकता है। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं मेरे डिसाइपल को कॉम्बैट एक्सपीरियंस पाने के लिए उन्हें मिशन पर नहीं भेज सकता क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए उनके प्रैक्टिस के लिए मुझे जो सिस्टम मेन टास्क देगा उसी के अंदर उन्हें बुलाते हुए उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मेन क्वेस्ट देती है जहाँ पर उसे टीयर विलेज में जाते हुए वहाँ पर जो मिस्टीरियस से घटना हो रही है उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। वहाँ पर के जो लोग है वो जगह जगह पर ठंड से और थकावट से मारे जा रहे, इसका क्या आखिर उसका कारण है उसका पता लगाते हुए जो इसके अंदर शामिल है उसे खत्म करना होगा। उस टास्क को देखने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी तेजी के साथ उस टेयर विलेज की तरफ जाने लगता है। जाते वक्त जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक चिड़िया में बदल लेता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो टायर विलेज में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो बाहर गार्ड खड़े होते हैं वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। ये सुनने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर अपने पास से डीमन सप्रेशन डिवीजन का जो टोकन होता है उसे निकाल कर उसे दिखाते हैं। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद जो आदमी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हैं उसे अपने विलेज के अंदर लेकर जाने लगता है। उस विलेज के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ही जगह पर रुक चुके होते हैं। फिर जो गार्ड होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि 7 दिनों पहले से ये जो विलेजर्स है वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर चुके हैं। वो जो काम करे उसी जगह पर वो अचानक से जम जाते और हिलना डुलना बंद कर देते मान उन पर भूत सवार हो गया हो। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उन लोगों के ऊपर आखिर किस तरह का स्पेल कास्ट किया ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह की स्पेल कास्ट करने की निशान हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं दिखती। ये देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इनके ऊपर मुझे किसी भी तरह की स्पेल कास्ट नहीं दिख रही। ऐसा लगता है कि जिसने भी इनके ऊपर स्पेल कास्ट की उसका लेवल मुझसे कई गुना ज्यादा है। इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उनमें से एक विलेजर को छूने की कोशिश करने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो गार्ड है पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए उससे कहता है कि अगर आपने उन्हें छू लिया तो आप भी एक ही जगह पर अटक कर रह जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करते हो उसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश करेंगे तब भी आप ये करने में नाकामयाब हो जाएंगे। वो जब तक कि ठंड और थकावट से नीचे गिरकर मारे नहीं जाते तब तक उनके ऊपर जो स्पेल लगा है वो रिलीज नहीं होगा। हमने पहले कई सारे कल्टीवेटर्स को यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन उनके आने से पहले यहाँ पर कई सारे ऐसे विलेजर्स थे जो कि मारे गए थे। अगर ये सब
ऐसा ही चलता रहा तो जो विलेज है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखिए। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। उस गार्ड के वहां से जाने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर वो अपनी समनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर हमारे इंशु को समन करता है। वहां पर आ जाने के बाद जो इंशु वो शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर प्लीज आप मुझे समन करने से पहले मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं नहा रही होंगी और आपने मुझे यहाँ पर समन कर लिया तो क्या होगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि हाँ ठीक है। फिर वो उन विलेजर्स की तरफ पॉइंट करते हुए इंशु से कहता है कि ये जो विलेजर्स है उनके ऊपर किसी ने अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक ही जगह पर जमा करके रखा है, क्या तुम उन्हें एनालाइज करते हुए मुझे बता सकती हो कि आखिर वो किस तरह का स्पेल है। ये सुनने के बाद इंशु अपने ब्रश और अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को एनालाइज करने लगती है, जहाँ पर वो उन लोगों की पूरी तरह से पिक्चर बना लेती है। और आखिर में हमारी इंशु को यह पता चल जाता है कि उन लोगों के ऊपर जो बॉडी इम्बोलाइजेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया है, जिसे देखने के बाद जो इंशु हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि एक एडवांस स्पेल है। हालांकि इसका जो इफेक्ट है वो कास्टर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जो कास्टर जितना ज्यादा कमजोर होगा जो स्पेल है उतना ही ज्यादा कमजोर बनेगा। मेरे एनालाइजिंग के हिसाब से जिसने इन लोगों के ऊपर अपने स्पेल को कास्ट किया है वो यहाँ पर से कहीं दूर जो माउंटेन के टॉप पर टेम्पल है वहां पर है। इंशी की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तो फिर चलो उस कास्टर से मिलते। ये सुनने के बाद इंशी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि लेकिन अगर हम अभी वहां पर गए तो जो कास्टर का हायर रिलम है वो हमें सप्रेस करके रखेगा, क्यों ना पहले थोड़ा सा लेवल अप करे जैसे कि आप पहले मछली पकड़ते थे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इंशी से कहता है कि इस बार हम इंतजार नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ पर इंतजार करता रहूंगा तो जो गांव वाले वो मारे जाएंगे। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि चिड़िया बनते हुए उस माउंटेन के टॉप के ऊपर जो टेम्पल होता है वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद हमें वहां पर एक मोंक को दिखाया जाता है जो कि वहां पर झाड़ू लगा रहा होता है। फिर हमें उस मोंक के बारे में बताते हैं कि वो थर्ड रिलम का ग्रैंड मास्टर होता है। लेकिन तभी वो मोंक को भी पता चल जाता है कि उसके ऊपर किसी ने नजर रखी है। ये सोचने के बाद जो मोंक है वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है, जिसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर चिड़िया बना होता है वो चिड़िया सीधा आकर जमीन के ऊपर टकरा जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जो वो मोंक है वो काफी ज्यादा शरीफ बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अमिताभा आखिर वो कौन सी चीज है जो कि आपको मेरे पास लेकर आई है। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उस मोंक के ऊपर भड़कते हुए उससे कहता है कि तुम ही हो ना जो कि विलेजर्स को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहे हो, जल्दी से उनके ऊपर जो इम्बोलाइजेशन स्पेल तुमने लगाई उसे हटा दो। ये सुनने के बाद वो जो मोंक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम तो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मोंक के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि तुमने अभी अभी मेरे ऊपर जिस स्पेल का इस्तेमाल किया था वो भी इम्बोलाइजेशन स्पेल था, तो फिर आखिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि उन विलेजर्स के ऊपर तुमने स्पेल कास्ट नहीं की है। हमारे मेन कैरेक्टर को हमला करता हुआ देखकर ओमोंग जल्दी से अपनी आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का हमला उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो ओमोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उसके हाथों से हमारे मेन कैरेक्टर का स्पेयर छुड़वा देता है। फिर हमारा जो मोंक है वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी मोंक दूसरे हाथों से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उसके दूसरे हाथ को भी ब्लॉक कर देता है कि तब जो मोंक है वो अपने पैरों से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उसके पैरों को भी रोक लेता है। और उन दोनों के बीच में इसी तरह से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह से लड़ता हुआ देखकर मोंक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे मार्शल आर्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम कई सालों से इसकी ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर उसके किसी भी सवाल का उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। फिर मोंक हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेकिन तुम बस इतने से मार्शल आर्ट से मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर साइड से उस मोंक के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मोंक है वो अपने फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को वहीं पर ही रोक लेता है। वही टेक्निक है जिसका की इस्तेमाल करते हुए उसने विलेज के सारे लोगों को एक जगह पर जमा दिया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को एक जगह पर जमा देने के बाद जो मोंक है वो काफी ज्यादा जोरदार पंच हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पंच की वजह से
हमारा जो मेन कैरेक्टर उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल हमला देखने के बाद जो इंशु होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कम्युनिकेट करती है, उससे कहती है कि मास्टर क्या आप ठीक है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इंशु से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसने मेरे ऊपर हमला ऐसा किया था जिसे मैं रोक नहीं सकता था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इंशु से आगे कहता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर उसकी स्पेल कितने समय में खत्म हो जाती है, और दूसरी हमें जल्द से जल्द उसके जो स्पेल्स है उनकी कॉपी करनी होगी। ये सुनने के बाद जो इंशु है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं उसके स्पेल को कॉपी करूंगी, लेकिन आपको उसे खुली जगह पर लाने की कोशिश करनी होगी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास एक रिकवरी केक को बाहर निकलता है जिसे कि हमारे की फैंग ने बनाया होता है। लेकिन पिछली बार जब हमारा मेन कैरेक्टर डीमन केव के अंदर गया था तब वो डीमन केव के अंदर से काफी ज्यादा कम इंग्रेडिएंट्स को लेकर आया था, जिसके वजह से जो की फैंग है वो सिर्फ 3 ही रिकवरी केक को बना पाई। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि ये काम आएंगे। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी वहां पर जो मॉन्क है वो पहुंच जाता है। फिर जो मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें अब इस मोर्टल दुनिया के अंदर जो पेन सहन करना पड़ता है उसे सहन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। इतना कहने के साथ ही जो मॉन्क है वो छलांग लगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन मॉन्क ने जिसके ऊपर छलांग लगाए होते है वो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि वहां पर कोई और चीज होती है जिसके के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर ने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से जो वो चीज है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरह लग रही होती है। लेकिन तभी मॉन्क को यह अंदाजा लग जाता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए वो अपने हाथों को घुमाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसके हाथों को पकड़ लेता है। मॉन्क के हाथों को पकड़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्क को उठाकर नीचे पटकने लगता है। लेकिन तभी जमीन से टकराने से पहले जो मॉन्क है वो अपने आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन आयरन बॉडी एक्टिवेट करने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्क को काफी ज्यादा जोरदार तरीके से जमीन पर पटकता है तो वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जो मॉन्क है वो आयरन बॉडी की वजह से काफी आसानी से हमारे मेन कैरेक्टर के हमले से बच जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्क को जरा भी समय न देते हुए काफी तेजी के साथ आते हुए उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी वो मॉन्क जो है वो अपने आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो मॉन्क है काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है। वो मॉन्क इतना तेजी के साथ और इतने ज्यादा पावरफुल तरीके से जमीन से टकरा जाता है कि वो अपने आसपास काफी बड़ा गड्ढा भी कर लेता है। लेकिन इस बार भी जो मॉन्क के आयरन बॉडी होती है वो उसे काफी आसानी से बचा लेती है। और जब वो मॉन्क उस गड्ढे से बाहर निकलता है वैसे हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्क उसी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को एक जगह पर फ्रीज करने के बाद वो जो मॉन्क है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, चाहे तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और मैंने तुम्हें जितना ज्यादा मजबूत समझा था तुम उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो, इसीलिए मैं अब होल्ड बैक नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में थंडर को जनरेट करने लगता है। लेकिन इस बात से हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को मुस्कुराता हुआ देख जो मॉन्क है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे पलक झपकने से पहले ही मौत होने वाली है, तो फिर आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के इम्पैक्ट के अंदर जो कोई भी आता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस हमले के इम्पैक्ट के खत्म हो जाने के बाद हमें वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी को नहीं दिखाया जाता, जिसे देखने के बाद उस मॉन्क को ये लगने लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मारा जा चुका है। लेकिन तभी उस मॉन्क के आजू बाजू काफी ज्यादा पर्पल थंडर जनरेट होने लगती है, जिसे देखने के बाद वो मॉन्क काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे पर्पल थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ चुका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर जिंदा देखने के बाद जो मॉन्क होगा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते उससे कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो और आखिर तुम मेरे टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मॉन्क के हमले से बचते हुए अपने हाथों में काफी ज्यादा थंडर को जनरेट करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसी थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने वो मॉन्क जरा भी नहीं टिक पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जो मॉन्क है वो अपने मन में कहता है कि वो लड़का मेरे साथ कुछ ही समय के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसने मेरे सारे के सारे टेक्निक्स को सीख लिया है, जिसे कि सीखने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्क के पास पहुंच जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जो मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे मारने से
पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारी कुछ ही समय की लड़ाई में आखिर तुमने मेरे सारे के सारे टेक्निक्स को कैसे मास्टर कर लिया? मॉन्क के इतना कहने के साथ ही हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब हमारे मेन कैरेक्टर ने मॉन्क को काफी ज्यादा जोरदार पंच मारा था, जिसके वजह से जब मॉन्क नीचे आकर जमीन में गिरता है, उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे इन्वेंटरी के अंदर कुछ मिमिक्री स्कोर ऐड हुए, जिसके के अंदर उसके अंदर कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहली टेक्निक है पर्पल व्हाइट थंडर टेक्निक, दूसरी है बॉडी इमोलाइजेशन और तीसरी है आयरन बॉडी। और ये जो टेक्निक्स है वो सारी मॉन्क की टेक्निक्स है, जिससे कि युनशी ने कॉपी करते हुए स्क्रोल के ऊपर लिखा था। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सब सिस्टम है, जिसके के अंदर जो कुछ भी उसके डिसाइपल बनाएंगे वो स्टोर हो जाएगा। इसके वजह से जब युनशी उन स्क्रोल के ऊपर उस मॉन्क की सारी टेक्निक्स लिख लेते हैं, वैसे वो सारे के सारे स्क्रोल्स हमारे मेन कैरेक्टर के इन्वेंटरी के अंदर चले जाते हैं। और इन्वेंटरी के अंदर वो स्क्रोल आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उन स्क्रोल्स को लेकर खा लेता है, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उस मॉन्क के सारे टेक्निक्स को सीख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ जाते हुए उस मॉन्क के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने दिमाग को कहो मर जाने के लिए। भले ही जो पर्पल थंडर टेक्निक है वो अभी के लिए कूल डाउन पर है, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूँ। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लगातार उस मॉन्क के ऊपर पंचेस बरसाना शुरू कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से इतना मार खाने के बाद उस मॉन्क की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। अपनी मौत को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद जो मॉन्क है वो अपने मन में कहता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है। पहाड़ के नीचे बसे हुए गाँव वालों ने पीढ़ियों से गरीबी, भूखमरी और युद्ध झेला है, इसीलिए मैंने दयापूर्वक उन्हें इस दुनिया से रिहाई दे दी, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? फिर जो मॉन्क है वो पूरी तरह से डेमन में कन्वर्ट होते हुए चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर मैंने इसमें क्या गलत किया? इतना मार खाने के बावजूद भी उस मॉन्क को हिलता डुलता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें मॉन्क को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है। फॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके के अंदर वो पूरा का पूरा टेम्पल समा जाता है। इतने बड़े फॉर्मेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वो अभी भी अपने आखिरी पत्ते को छुपा रहा था। और जैसे उस मॉन्क ने वहां पर फॉर्मेशन सेटअप किया, वैसे वो यहाँ पर से गायब हो गया। लगता है कि इस फॉर्मेशन को जो युनशी है वो इतने जल्दी एनालाइज नहीं कर पाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर लड़ना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी जो फॉर्मेशन के आए होते हैं वहां पर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर थंडर का हमला हो जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आयरन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है। उस थंडर से बचने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर हवा में होता है, वैसे उसके सामने उस फॉर्मेशन की आय आ जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो आय पहुंचने के बाद वो जो आय होती है वो अपने थंडर के अंदर जो इम्बोलाइजेशन टेक्निक यानी कि वो फ्रीज करने वाली टेक्निक है उसे मिक्स करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता लग जाता है कि उस थंडर के अंदर जो फ्रीज करने वाली टेक्निक है वो भी शामिल है। फिर वो जो हमला है वो सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आकर नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिर जाने के बावजूद भी जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने आयरन बॉडी की वजह से बच जाता है। उस हमले से बच जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि इस फॉर्मेशन का कूल डाउन नहीं है, क्या वो मुझे एंडलेसली यहाँ पर फ्रीज करना चाहता है? वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से वो डीमन आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को फ्रीज कर देता है और काफी ज्यादा जोरदार पंच हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर टेम्पल की दीवारें तोड़ते हुए आसमान में चला जाता है। आसमान में चले जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि मैं ये जो आयरन बॉडी टेक्निक है वो तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं हिल पाऊंगा। अगर सिंपली भाषा में एक कहूँ, जब मॉन्क ने हमारे मेन कैरेक्टर को फ्रीज किया होता है तब हमारा मेन कैरेक्टर अपने आयरन बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो मॉन्क का हमला वो हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। और जब मॉन्क उसे पंच मारता है वैसे वो उसके फ्रीज टेक्निक से बाहर निकल आता है। फिर वो अपनी आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जब वो सांस ले ही पाता तब तक जो फॉर्मेशन आए होते हैं काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। उन आइस को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने अभी तक ठीक से सांस भी नहीं ली है और तब तक ये मेरे ऊपर हमला करने के लिए मेरे पास पहुंच ही गए। तभी वो आइस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फिर से एक थंडर का हमला कर देते हैं। हमला भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उस हमले की वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी की आवाज हमारे युनशी को भी उस फॉर्मेशन के बाहर से सुनाई दे रही होती है। उन आवाजों को सुनने के बाद जो युनशी है वो हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा चिंता करने लगती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर बस थोड़ी देर के लिए रुके, मेरा इस फॉर्मेशन को एनालाइज करने का जो काम है वो लगभग खत्म ही हो गया है। फिर हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मॉन्क ने जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला किया होता है
है वो हमला कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जो मॉन्क का टेम्पल है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वही जमीन पर पड़ा होता है, जिसके पास वो मॉन्क आते हैं। वो उससे कहता है कि हंसो ना, अब क्यों नहीं हंस रहे तुम। मॉन्क की ये बात सुनने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हंसने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी हंसता हुआ देखकर जो मॉन्क है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि पिछली बार मेरी गलती थी, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। लेकिन वो मॉन्क हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर ही पाता, तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद वो मॉन्क भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर का जो फॉर्मेशन है उस मॉन्क के फॉर्मेशन से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इतने बड़े फॉर्मेशन को हमारे मेन कैरेक्टर को सेटअप करता हुआ देखकर जो मॉन्क है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो फॉर्मेशन है वो मेरे फॉर्मेशन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस तरह के फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए या तो तुम्हारा लेवल ज्यादा होना चाहिए या फिर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल जो पावर है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो लेवल है वो मुझसे कम है, यानी कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल पावर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है जरूर खास स्पिरिचुअल रूट होगा। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हैं, उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा जो स्पिरिचुअल रूट है उसे रिसर्च करने के लिए तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल लूंगा। इतना कहने के बाद जो मॉन्क है वो अपने फॉर्मेशन के सारे आई को एक जगह पर लेकर आकर उन्हें कंबाइन करते हुए काफी बड़े आई को तैयार कर लेता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये तुम्हारा फाइनल मूव है। इतना कहने के बाद वो अपने फ्रीजिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने फ्रीजिंग टेक्निक है उसे फॉर्मेशन अंदर कंबाइन करते एक्टिवेट कर ली होती है, जिसके वजह से उस फॉर्मेशन के अंदर जो कोई भी चीज है वो पूरी तरह से जम जाती है, जिसे देखने के बाद जो मॉन्क है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसने अपने फ्रीजिंग टेक्निक को इस फॉर्मेशन के अंदर कंबाइन कर लिया, जिसके वजह से मेरा जो फॉर्मेशन है वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और यहाँ तक मैं अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मैं जो सेंस करने की एबिलिटी वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। और जब मॉन्क ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे किसी टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देखकर जो मॉन्क है वो अपने मन में कहता है कि मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि आखिर लड़का किस तरह की टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है, लेकिन उसकी जो टेक्निक है वो मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड कर सकती है, लेकिन वो मुझे पूरी तरह से मार नहीं सकती, जिसके वजह से मैं काफी आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की जो थंडर टेक्निक है जितना उस मॉन्क ने समझा होता है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जिस पहाड़ से टकरा जाती है वो पहाड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के थंडर अटैक से वो जो मॉन्क है उसका काम वही पर तमाम हो जाता है। मॉन्क के मरने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो मॉन्क है वो मारा जा चुका है, जिसके वजह से तुम अब 4th रिलम में पहुंच चुके हो और साथ ही में तुम्हारे पास उस मॉन्क की जितनी भी टेक्निक्स है वो सारी टेक्निक्स तुम्हें मिल चुकी है और साथ ही में तुम्हें एक नई स्किल भी मिलती है, जहाँ पर तुम अपनी जो डिसाइपल है उसके स्टेटस विंडो को देख सकते हो। फिर हमें कुछ समय बाद ए फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगो हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहे होते और कह रहे होते कि आखिर मास्टर अभी तक वापस क्यों ना आए। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां पर पहुंच जाता है। उसे वहां पर देखने के बाद जो किंगो है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर सिस्टर यीशु कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैंने उसे कैलीग्राफी दुकान पर भेज दिया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतना ज्यादा टेंशन में क्यों हो। ये सुनने के बाद जो किंगो है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जो फैमिली हेड है वह वापस आ चुके हैं। किंगो के इतना कहने के साथ ही वापस सीन चेंज होकर हमें ए फैमिली के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फैमिली हेड यानी कि अपने पिताजी से मिलने के लिए वहाँ पर आया होता है। और जैसे वो मेन हॉल का दरवाजा खोलता है वैसे ही जो हमारे मेन कैरेक्टर के पिताजी है वहाँ पर प्रेशर को रिलीज करने लगते हो, साथ ही में उसके अंदर किलिंग इंटेंट भी होता है। जिस किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो। इतना कहने के साथ ही जो हमारे मेन कैरेक्टर बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर जो फैमिली हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने सही सुना था, ये काफी ज्यादा चेंज हो चुका
है, उसने अपने स्पिरिचुअल रूट को भी अवेकन किया है, उसका जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। इतना सोचने के बाद जो फैमिली हेड है वो अपने दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगते हैं। फिर वो अपने किलिंग इंटेंट और जो प्रेशर रिलीज कर रहे होते हैं उसे बंद कर देते हैं। अचानक से किलिंग इंटेंट को बंद करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक से किलिंग इंटेंट क्यों बंद कर दिया। फिर जो फैमिली हेड है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहते कि मेरे बेटे आकर मेरे गले में लो, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, साथ ही में तुम्हारा जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है। फैमिली हेड के मूड को अचानक से इस तरह से बदलता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर वो अचानक से इस तरह से कैसे बदल गया। फिर जो फैमिली हेड है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इस साल तुमने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की, इसीलिए तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, तुम जो भी मुझे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसे इतना ज्यादा मुस्कुराकर बात करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि उसका जो बेटा और उसकी जो वाइफ है वो मारी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो अभी तक इतना ज्यादा शांत क्यों है। 20 सालों से अपने नाजायज बेटे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, फिर वो अचानक से इतना ज्यादा मेरे खिलाफ क्यों जेनरस हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फैमिली हेड से कहता है कि अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और जिस चीज को देखकर खुश हो रहे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर का नया घर होता है, जिसे देखने के बाद जो वो दोनों डिसाइपल्स है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या मास्टर आपसे हमारा नया घर होगा। फिर जो किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि लेकिन मास्टर इतने बड़े खरीद को खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ पर से आए, आप जिस डीमन केव के अंदर से इंग्रेडिएंट्स को लेकर आए थे उसको मैंने बेच दिया, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स को बेचने के बाद हमें इतना पैसा नहीं मिला कि उन पैसों से हम इस घर को खरीद पाए। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए किंग से कहता है कि मैंने फैमिली हेड से कुछ उधार लिया है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उनका जो ट्रेजर रूम है पूरी तरह से खाली कर दिया होता है, जिसके वजह से वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने को मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम थोड़े से कॉइंस लेकर जा सकते हो, लेकिन उसने तो मेरे पूरे के पूरे ट्रेजर रूम को ही खाली कर दिया। फिर हमें कुछ दिनों के बाद के हमारे मेन कैरेक्टर के नए घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर किंग चिल्लाते हुए आती है कि मास्टर मास्टर। उसकी आवाज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर धड़ाम से अपनी नींद से जाग जाता है और किंग से कहता है कि तुम एक दिन मुझे हार्ट अटैक से मार डालोगी, बताओ इतना क्यों चिल्ला रही हो। ये सुनने के बाद जो किंग वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर बाहर कोई तो आया है। ये सुनने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाता है। बाहर और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर थर्ड डिसाइपल यानी कि जाओ आई होती है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारी जो जाओ है उसका लेवल अप हो चुका होता है और ब्रीडर लेवल पर पहुंच चुकी होती है। फिर जो किंग वह हमारी जाओ से कहती है कि लेकिन सिस्टर आखिर आप इस बक्से में क्या लेकर आई है। ये सुनने के बाद जो जाओ है वो काफी ज्यादा डरावने अंदाज से हमारे किंग से कहते हैं कि इसके अंदर एक फ्यूनिक्स है जिससे कि हमारी फैमिली हर एक जनरेशन को पास करती आई है। इतना कहने के बाद जो जाओ है थोड़े से बक्से को ओपन करती है ताकि किंग उसके अंदर जो फ्यूनिक्स है उसे देख पाए, लेकिन जब किंग उस बक्से के अंदर झांकते है तो उस बक्से के अंदर हमें काफी ज्यादा डरावनी दो आंखों को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जो किंग काफी ज्यादा डर जाते है कि तभी उस बक्से के अंदर से एक मुर्गी का बच्चे यानी कि एक चिकन बाहर निकल के आता है और किंग को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर जो जाओ काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है। फिर जो जाओ किंग से कहते कि तुम इस छोटे से चूजे से इतना ज्यादा डर चुके हो, शायद तुम्हें मेरी जूनियर सिस्टर होना चाहिए ना कि मुझे तुम्हारी। लेकिन तभी जाओ की नजर हमारी इंशी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो जाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते कि घर के अंदर एक और है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को थम्स अप दिखाते उससे कहते कि मास्टर आप कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव हुए। सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक चिड़िया उड़ रही होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी जो जाओ है वो अपनी डीमन कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चिड़िया को कंट्रोल करते हुए अपने पास लेकर आती है। वो एक मैसेंजर पिजन होता है जिसके के पैरों के ऊपर एक लेटर होता है, जिस लेटर को पढ़ने के बाद जो जाओ है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि जो डीमन सप्रेशन डिवीजन है उसकी तरफ से एक और मिशन आया है। ये सुनने के साथ हमारे मेन कैरेक्टर उस मिशन के लिए जाने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को जाता हुआ देखकर जो जाओ है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उसे मना करते हुए उसे कहता है कि नहीं चल सकती, तुम यहीं पर ही घर पर रहकर जो तुम्हारा चूजा है उसे बड़ा करो। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम अपने सीनियर सिस्टर से इसके बारे में पूछ सकती हो। सीनियर
सिस्टर वाली बात सुनने के बाद जो हमारी किंगू है वो हंसने लगती है। किंगू को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो जाओ है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिशन करने की जगह है वहाँ पर पहुंच चुका होता है। वहाँ पर एक तालाब होता है जिसके के अंदर काफी सारे डीमंस होते हैं। उन डीमंस को हमारे मेन कैरेक्टर को हरा देना होता है और उन डीमन के पास एक ब्रीड होता है जो कि हमारे जाओ की जो ब्रीडिंग है उसके लिए काफी ज्यादा काम आने वाले है, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर को पाना होगा। लेकिन इस बार का हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन जो होता है वो अंडर वाटर मिशन होता है, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपने डेमन सप्रेशन डिवीजन के अंदर से एक ऐसी ब्रीड को लेकर आया होता है जिसके मदद से वो उस पानी के अंदर भी काफी आसानी से सांस ले सकता है। उस ब्रीड को खाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे 10 तालाब के अंदर छलांग लगा देता है। जैसे वो तालाब के और अंदर जाता है तो वहाँ पर एक कैसल दिखाई देता है जहाँ पर उसके बाहर जो मछलियां होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने कांटे में कुछ कीड़ों को लटका कर रखा होता है। जिन कीड़ों को देखने के बाद जो मछली होती है वो दूसरे गार्ड मछली से कहते हैं कि देखो इंसानों ने फिर से हमें फंसाने के लिए इस कांटे को नीचे भेजा है। क्या इंसानों को सच में ऐसा लगता है कि उनके इन ट्रिक्स में हम फंस सकते हैं? हमने पहले ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर कल्टीवेट कर लिया है, क्या हम इतने ज्यादा बेवकूफ है कि हम इनके चालों में काफी आसानी से फंस जाएंगे? लेकिन चाहे तुम कितना भी ज्यादा कल्टीवेट करो फिर भी तुम्हारे अंदर जो लालच है वो बिल्कुल भी कम नहीं होता, जिसके वजह से वो जो मछली है वो लालची बनते हुए काफी तेजी के साथ जाकर उस मांस को खा लेती है, जिसके वजह से उस कांटे के अंदर फंस जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उस मछली को अपनी तरफ खींच लेता है। उस मछली को ऐसा करता हुआ देखकर जो दूसरी मछली गार्ड होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बेवकूफ कहे कि आखिर तुम इतना ज्यादा कल्टीवेट करने के बावजूद भी इस तरह के बेवकूफी भरी हरकतें कैसे कर सकते हो? इतना कहने के साथ ही उस मछली के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर तक पहुंच जाता है। दूसरी मछली गार्ड को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाते उस कांटे को उस मछली की तरफ फेंक देता है। फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को उसी पेत्र को आजमाता हुआ देखकर जो मछली वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बार बार इसी पेत्र का इस्तेमाल करते हुए तुम हमें फंसा सकते हो? लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा था लालच कभी भी खत्म नहीं होता, जिसके वजह से वो मछली भी उस कांटे के अंदर फंस जाती है। उन मछलियों को पकड़ने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक और स्किल अनलॉक होती है, जहाँ पर जब हमारा मेन कैरेक्टर उस कांटे के ऊपर जिस मांस को रखेगा वो मांस स्पेशल बन जाएगा, जिसके वजह से अंडर वाटर जो एनिमल या फिर डीमंस होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से वो काफी आसानी से उन डीमंस को पकड़ सकता है। उन दोनों मछलियों को पकड़ने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो झील के और भी अंदर जाने लगता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का उस झील के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फैमिली हेड होता है वो वहाँ पर होता है, जहाँ पर उन दोनों मछलियों को पकड़ने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा डीप एरिया के जाने लगता है। फिर हमें 1 घंटे पहले उस झील के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फैमिली हेड है वो वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी उनके पास वही डेमन सप्रेशन डिवीजन का गार्ड आता है, जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर को कई बार मारने की कोशिश की होती है। वो हमारे फैमिली हेड के पास आते हैं, उनसे कहता है कि वो हमेशा अपने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हरा देता है। ये सुनने के बाद जो फैमिली हेड है उस गार्ड से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं उसके साथ डील करूंगा। इतना कहने के साथ ही जो फैमिली हेड है वो भी इस झील के अंदर कूद जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बार उस लड़के का स्पिरिचुअल रूप चाहिए। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस झील के और भी ज्यादा अंदर आ चुका होता है। अंदर आ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस डीमन मॉन्क की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डीमंस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी डीमन सेंस नहीं होता। लेकिन गलती से वो एक ट्रैप के ऊपर हाथ रख देता है, जिसके वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड हो जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो नीचे गिरता जा रहा होता है कि तभी उसके पैरों के एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने के बाद जो लॉबस्टर है वो कहता है कि ये हमें पकड़ने के लिए आया था, लेकिन ये खुद हमारे स्पेल के अंदर फंस गया। लॉबस्टर ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर से हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है और वहाँ पर एक मीट का टुकड़ा आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लॉबस्टर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जो लॉबस्टर के बाकी के साथी होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो लॉबस्टर बॉस होते हैं उनसे कहता है कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग चुका है, जल्दी से यहाँ से दूर हो जाओ। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर होता है। इतने सारे लॉबस्टर को एक जगह पर इकट्ठा देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लॉबस्टर को एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है और बाद में अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लॉबस्टर्स के ऊपर हमला कर देता है।
हमारे मेन कैरेक्टर का थंडर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के चपेटे में जो कोई भी आता है वो मारा जाता है। इतने सारे लॉबस्टर्स को मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगते हैं। उतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके भी लेवल अप होने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है 4th रिलम के माइनस स्टेज के अंदर पहुंच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर लेवल अप के वजह से कुछ हो ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कोई तो हमला कर देता है, जिस चीज को हमारा मेन कैरेक्टर भी सेंस कर लेता है, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उस हमले से बच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने वाला वही लॉबस्टर का बॉस होता है, जो कि 4th रिलम के माइनस स्टेज पर होता है। यानी कि उस लॉबस्टर का जो कल्टीवेशन रिलम और हमारा जो मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन रिलम होता है वो एक ही जैसा होता है। और लॉबस्टर ने अपने वाटर कैनन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिस टेक्निक को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये मेरे असली दुनिया के बंदूक की गोली जैसा है, अगर मैं इस टेक्निक को सीख लेता है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस लॉबस्टर को फ्रीज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉबस्टर की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस लॉबस्टर को फ्रीज नहीं कर पाता, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लॉबस्टर को फ्रीज करने के लिए उसे ढूंढने लगता है, तब वो देखता है कि जो लॉबस्टर है उसके रेंज से काफी ज्यादा दूर जा चुका होता है, जिसके वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और जो लॉबस्टर है वो उतनी ही दूर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मल्टी वाटर कैनन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। इतने सारे ब्लास्ट होने वाले बबल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने थंडर बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन बबल्स के ऊपर हमला कर देता है। और जब हमारे मेन कैरेक्टर का थंडर टेक्निक और उस लॉबस्टर के जो बबल्स है वापस में टकरा जाते तो वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। फिर हमें उस धमाके के धुएं के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ उसी लॉबस्टर की तरफ जा रहा होता है कि तभी जो लॉबस्टर है उस अपने बबल का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से उसके हमले से बच जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उस लॉबस्टर की तरफ बढ़ने लगता है, बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मैं जो थंडर है वो भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हम दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे मुझे कम करना होगा। इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उस लॉबस्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लॉबस्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर को उसके करीब आने से रोकने लगता है, जहाँ पर वो अपनी बबल्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता रहता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी आसानी से और काफी तेजी के साथ उसके हर एक बबल्स के हमले से बचता जा रहा होता है। उन सारे हमलों से बचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लॉबस्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने थंडर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वो जो लॉबस्टर है काफी तेजी के साथ पीछे हटने लगता है। उस लॉबस्टर को इतना तेजी के साथ पीछे हटता हुआ देख जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम इट, वो मुझे पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इतना कहने के साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहां पर अपने स्पेयर को समन करता है और उसी स्पेयर से काफी तेजी के साथ उस लॉबस्टर के ऊपर हमला कर देता है। उस स्पेयर काफी तेजी के साथ जाते हुए उस लॉबस्टर के कंधे को उड़ाते हुए पीछे चला जाता है, लेकिन उस हमले से लॉबस्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, जिसके वजह से जो लॉबस्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इतने ज्यादा स्लो हो कि तुम्हारे हमले के वजह से मुझे कुछ चोट ही लगी है। ये सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अपने स्पेयर को कंट्रोल करते हुए उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ा देता और उसी स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उस लॉबस्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लॉबस्टर को अपने पीछे से आता हुआ स्पेयर के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, जिसके वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सच में जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने गलतियों से कभी भी नहीं सीखते। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है कि तुम्हारे स्पेल्स मेरे तक पहुंच नहीं पाते, जिसके वजह से तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। लिक्स्टर इसके आगे पाता तब जैसे हम कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आते हुए उससे टकरा जाता है और उसे अपने ही साथ काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के करीब लेकर जाता है। हमारे मित्र को इस तरह से अपने स्पेयर को छोड़ता और उसे कंट्रोल करता हुआ देखकर जो लॉबस्टर है काफी ज्यादा हो जाता है और जैसे लॉबस्टर हमारे मित्र के करीब पहुंच जैसे हमारा कैरेक्टर है आता में काफी ज्यादा थंडर जनरेट करते हुए उसी थंडर से उस लॉबस्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक हमले के साथ उस लॉबस्टर का काम तमाम हो जाता है। लॉबस्टर को मारने के बावजूद भी और लॉबस्टर ने मरने से पहले ना ही मेरे ऊपर किसी तरह का स्पेल कास्ट किया था, तब भी आखिर मुझे चोट क्यों लगी, ये सब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। और ये सब सोचते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सीधा नीचे आकर गिर जाता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है वैसे वहां पर कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं समय का काफी समय से इंतजार कर रहा था। उस आदमी को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि और कोई नहीं जो फैमिली हेड है वो
होते हैं और उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह के स्पेल को कास्ट किया होता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगी होती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है फैमिली हेड से कहता है कि ना ही मैंने किसी स्पेल को डिटेक्ट किया, तो फिर आखिर तुमने मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल कब कास्ट किया। ये सुनने के बाद जो फैमिली हेड है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये मेरे एक्सक्लूसिव नॉन ट्रांसमिटेबल सीक्रेट टेक्निक, यानी कि इसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, जिसका के नाम कर्स है। इस टेक्निक का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तब मुझे लड़ाई में कूदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बस पीछे से शांति से खड़े होकर इस स्पेल का किसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जब तुम उस लॉबस्टर के साथ लड़ने में बिजी थे तभी मैं पीछे से आते हुए तुम्हारे ऊपर इस स्पेल को कास्ट कर दिया था, लेकिन तुम्हारा जो फिजिकल बॉडी हो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से तुम उस डेमन के साथ मारे नहीं गए बल्कि यहाँ पर आकर गिर गए। फैमिली हेड के सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है मुस्कुराते हुए फैमिली हेड से कहता है कि अच्छा सी बात है। हमारे कैरेक्टर को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर जो फैमिली हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हैं, उससे कहती है कि तुम मरने जा रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर से जो घमंड है बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और तुम अभी भी हंसे जा रहे हो। इतना कहने के बाद जो फैमिली हेड अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल रूट को निकालने के लिए तैयार हो जाते, उससे कहते हैं कि जब तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट में निकाल लूंगा तब देखते हैं कि आखिर तुम कैसे मुस्कुराते हो। इतना कहने के बाद जो फैमिली हेड है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हैं, उसके अंदर से स्पिरिचुअल रूट निकालने लगते हैं, लेकिन तभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल किया होता है, जिसके वजह से वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के जैसे दिखने वाले स्टोन का स्टैचू होता है। इसे देखने के बाद जो फैमिली हेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ। इतना कहने के बाद जो पीछे मुड़ने लगते हैं तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए अपने फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस फैमिली हेड को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन स्किल और फ्रीजिंग स्किल को इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो ये फैमिली हेड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फैमिली हेड से कहता है कि हाँ, इस तरह की ट्रिक्स हमेशा काम आती है। फिर जो फैमिली हेड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेकिन आखिर तुम मेरे कर्स स्पेल से कैसे बच गए। और साथ ही में जो फैमिली हेड है वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर की कल्टीवेशन लेवल है उनसे कई गुना ज्यादा कम है, जिसके वजह से उसको बातों में फंसाते हुए उसके जो फ्रीजिंग स्पेल है उससे निकल जाएंगे और जैसे उस फ्रीजिंग स्पेल से आजाद हो जाएंगे वैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक और कर्स स्पेल को लगा देंगे। इतना सोचने के बाद जो फैमिली हेड है वो हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा बातों में फंसाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने हाथों में थंडर को जनरेट करना शुरू कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद जो फैमिली हेड है काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें रुकने का बिल्कुल भी समय नहीं दे सकता, इसीलिए मैं एक के हमले के साथ ये सब खत्म करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है फैमिली हेड के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो फैमिली हेड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, आखिर तुम कौन हो मुझे बताओ। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मैं तो बस एक भूली भटके आत्मा था जो कि अचानक से इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है फैमिली हेड के ऊपर हमला करते उस फैमिली हेड का काम वहीं पर तमाम कर देता है। फैमिली हेड को मारने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर 5th रियलम में पहुंच जाता है और साथ ही में उस लॉबस्टर की जो कैनन टेक्निक है वो भी सीख जाता है और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर को लॉबस्टर का काफी सारा मीट भी मिलता है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को जो फैमिली हेड है उसका स्पिरिचुअल रूट भी मिलता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉबस्टर का जितना भी मीट हमारे मेन कैरेक्टर को मिला होता है वो सारा मीट वहां पर निकाल के रख देता है, जिसे देखने के बाद जो किंगू है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इतना सारा मीट। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर किंगू से कहते हैं कि हाँ, ये सब जाओ के लिए जो कि वो अपने ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकती है। जिस बात को सुनने के बाद जो जाओ वो मुंह फुला लेते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर आप मेरे लिए इस तरह की चीजें क्यों नहीं लेकर आती। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगा। लेकिन तभी वहां पर जो जाओ है वो पहुंच जाते और हमारे किंगू से कहते हैं कि लेकिन इस सब पाने से पहले तुम्हें उस चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। ये सुनने के बाद किंगू हमारे जाओ के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाओ के पास आते उससे कहता है कि जो कि चूजे के बाद निकल आए तो चूजा कैसा है, क्या हम उसे कुछ डेमन मांस खिलाने की कोशिश करें। इतना कहने के बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर उस चूजे के सामने उस डेमन के मांस को रख देता है और वो चूजा उस मांस को खाता है कि नहीं देखने के लिए वो चारों लोग उस चूजे की तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ में इस मांगा के जितने चैप्टर्स अभी तक रिलीज हुए होते हैं उन सारे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे इसके आगे के चैप्टर
चैप्टर्स रिलीज हो जाएंगे वैसे मैं आगे के चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक मैं नई कोई सीरीज देखते हुए उसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई सीरीज है जिससे कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।